सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा, तुम्हें भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को नेहा शर्मा का नमस्कार। क्या हाल है नेहा? बस बढ़िया। देख रहे हैं कि कुछ सोच रही हो, सखियों से सखाओं से कुछ कहना है और हमें इंतजार है कि कुछ कहो और सखियों और सखाओं को भी इंतजार है कि कुछ कहो। जब कुछ कहना ही है तो क्यों ना ये बता दें कि आज हम क्या क्या कहने वाले हैं, यानी कि विषय क्या क्या है। बताओ जी। तो आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है और शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस भी आज है। तो इन विषयों पर तो बातें होंगी ही। और क्यों नहीं भाते रिश्तेदार। जब रिश्तेदार आते हैं तो कई बार क्या होता है कि उनकी जो गतिविधियां होती है, उनका मिजाज होता है, उनका अभिमान होता है, उनके जो कई बार ऐसे मिजाज वाले लोग आते हैं जिससे परेशानी बढ़ जाती है। तो वो परेशानी का सबब न बने, ये सब बातें हम बताएंगे अपने सखियों और सखाओं को। इसके अलावा व्यंजन विधियों पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, जानकारी देंगे, क्योंकि जब सखियां और सखा सुनते हैं तो भाई खाना भी तो बनता है। और एक बड़ी ही खास बात आज हम साझा करने वाले हैं अपनी सखियों और सखाओं से। हालांकि हम कई दिन से ये बातें साझा कर रहे हैं, वो ये है कि जो अपने देश की बेटी हैं मनु भाकर ने दूसरा मेडल जीता है। जहां ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, तो दूसरा मेडल जीता है। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है ना। बिल्कुल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर ये मेडल जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट जो होता है उसमें उन्होंने जीता। और इससे ठीक पहले भी उन्होंने खुद भी अकेले कांस्य पदक जीता है और अभी इनकी जोड़ी ने भी कांस्य पदक जीता है। और इसके अलावा मनु आजादी के बाद एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। ये मेडल ओलंपिक इतिहास में भारत का पहला शूटिंग टीम मेडल भी है। और भारतीय जोड़ी ने कोरिया की ओ ये जिन और ली वोन्हो को 16 और 10 से हराकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। और इसके अलावा इस ओलंपिक में अब भारत के 2 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। मनु अब 2 अगस्त को भी पिस्टल स्पर्धा में आगे बढ़ने वाली हैं। तो हम उनके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। और अब तुम क्या कर रही हो बताओ? हम तो चाहते हैं कि क्योंकि इतनी अच्छी बात हुई है तो एक गाना सुनवा रही हूँ। चलिए गाना सुनते हैं। ये सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के।
सपने मन के भीतर भी पलते हैं, और जब सब सपने मन के भीतर पलते हैं तो एक बड़ा फलक मिलता है ना, आसमान मिलता है। और आज कुछ विशेष दिन भी तो है। बिल्कुल, आज शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस है और हम याद करते हैं अपने बलिदान जिन्होंने दिया हमारे देश की आजादी के लिए, उन सभी को। स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदानियों में से एक हैं शहीद उधम सिंह, जिनका आज बलिदान दिवस है। सन 1940 में 31 जुलाई की वो तारीख थी जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी दी थी। शहीद उधम सिंह का नाम आज भी हम गर्व और सम्मान के साथ लेते हैं और उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में, और जब 7 साल के ही थे तब उनके माता पिता चल बसे। बचपन में उनका नाम शेर सिंह था और उनके बड़े भाई का नाम मुक्त सिंह था। माता पिता के गुजरने के बाद वो अपने बड़े भाई के साथ एक अनाथालय में पलने लगे और वहां ही उन्हें ये नाम मिला उधम सिंह। और इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र में ही अपने बड़े भाई को गुजर जाने का जो दिन था वो उन्होंने अपने आंखों से देखा। तो उसके बाद उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ देश की आजादी पाने की लड़ाई में लग गए। 1919 में हुए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अपने सैकड़ों भाई बहनों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। उधम सिंह ने तभी निश्चय किया कि वो इस हत्याकांड के दोषी गवर्नर जनरल ओडायर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये प्रण तो उन्होंने ले लिया, फिर भी ये आसान काम नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि जनरल डायर तो देश से बाहर जा चुके थे और जनरल डायर की हत्या करने के लिए शहीद उधम सिंह ने एक लंबा संघर्ष भी किया और अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष इसके लिए उन्होंने दिए। अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ उन्होंने योजना बनाई और जनरल डायर को ढूंढने के लिए उन्होंने भेष बदला और भेष बदल के अलग अलग देशों में वो घूमते रहे। सही बात है। और इसके अलावा उधम सिंह ने अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका में जनरल डायर को मारने के लिए सही मौके का लगातार इंतजार किया। और 1934 की बात है कि वो लंदन पहुंचे और वहां भी जनरल डायर को मारने के लिए योजना बनाकर सही मौके का इंतजार किया। उस समय उनको सफलता नहीं मिली। आखिरकार 13 मार्च 1940 को वो तारीख थी जब शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी बाकायदा। और अपने जीवन के तकरीबन उन्होंने 20 से 21 साल इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने दे दिए। और जब उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो वहां भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार की खुलकर आलोचना की और जनरल डायर के नृशंस कृत्य को भी सामने रखा और ये बताया कि अपने शहीद हुए भाई बहन जो है उन्हें देखने के बाद उन्होंने जनरल डायर से बदला लेने की बात की थी और अब उन्हें मार के भी उन्हें कोई दुख नहीं है। और इसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाकर 31 जुलाई 1940 के दिन फांसी दी गई। और हम आज भी अपने देश के ऐसे जांबाज, निडर, साहसी सपूत को याद करते हैं जिनकी कोशिशों के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। भारत माँ के इस वीर सपूत को हमारा नमन है और उनके नाम ये गाना। रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा
रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती। शहीद फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और आज नेहा मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। मुंशी प्रेमचंद के रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आज के युग में भी कितना प्रासंगिक है उनका लेखन, और ऐसा लगता है कि हम सब कुछ आंखों से देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं, जी रहे हैं। और हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है, याद किया जाता है, और अनगिनत कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, और बाद में उनका नाम मुंशी प्रेमचंद हुआ, जिसके नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। और प्रारंभिक शिक्षा फारसी में से हुई उनकी। इसके बाद जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए मुंशी प्रेमचंद ने ग्रेजुएशन किया, बीए की शिक्षा ग्रहण की। जीवन में बहुत ही गरीबी का सामना उन्हें करना पड़ा और परिवार में उचित देखभाल और प्रेम की कमी भी रही, और जो उनकी गरीबी थी, जो विपन्नता थी, वो सब उनके साहित्य में देखने को मिला हमें। और उनके पिता की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण परिवार का पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और जीवन की बहुत सी कठोर कड़वी सच्चाइयों से वो रूबरू हुए। तो जिसकी वजह से जो दर्द या जो अनुभव उनके जीवन में रहा, वो सब उनकी रचनाओं में झलक के आता और बहुत अच्छी तरह से वो सारी चीजों को व्यक्त कर पाए हैं। और पैसे का अभाव भी काफी उन्हें रहा। बाद में वो स्कूल में अध्यापक हो गए और उनका रुझान बचपन से ही पढ़ने लिखने की ओर रहा, और इतना उनका पढ़ने लिखने का ऐसा शौक था कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के कई उपन्यास, कई कहानियां बहुत कम उम्र के थे तभी उन्होंने पढ़ लिए थे। और पढ़ने का शौक, हम सबको पढ़ने का शौक प्रेमचंद की रचनाओं से हुआ। तुमने भी पढ़ा होगा, जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो सबसे पहले क्या दिया जाता था कि ये प्रेमचंद की कहानी है, पढ़ो। तो वो कहानियों से जो शौक लगा, चस्का लगता है, वो आगे चल के फिर गहरी बातें पढ़ने में हम दिलचस्पी लेने लगते हैं। तो प्रेमचंद हर उम्र के लोगों के लिए है प्रासंगिक और हर युग के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक है। बहुत सारी इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिख भेजी। देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इस टिप्पणी में एक श्रोता ने लिखा है कि वे अपने किरदारों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते थे। यही वजह है कि उनके किरदार किसी भी समाज और वर्ग से संबंध रखते हों, लेकिन वे जमीन से जुड़े रहते थे। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी ईदगाह की कहानी, इसके प्रमुख पात्र हामिद के इर्द गिर्द ही घूमती है। मन पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली ये कहानी प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों में शुमार है। गहरी संवेदना समेटने वाली ईदगाह कहानी हर किसी को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। तुमने भी तो पढ़ी होगी और सभी ने पढ़ी है। ऐसा कोई हो नहीं सकता, मुझे लगता है, जो पढ़ता हो और उसने मुंशी प्रेमचंद को ना पढ़ा हो। और हम सब उदाहरण भी देते हैं अपने बच्चे को कि ईदगाह में देखो ऐसा हुआ था, तो जो पैसे मिले थे उस बच्चे को, हामिद को, उस बचाए हुए पैसे से अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीदता है। तो ये एक उदाहरण सा बन गया है। जब हम बच्चे को कोई बात समझाते हैं कि हिफाजत करो, बचत करो, तो ये इस कहानी का हम जिक्र करते हैं। और उसी तरह से हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने प्रेमचंद की कहानी याद की और कहते हैं कि कहानी का नायक होरी कहता है, मोटा झोटा खाकर मर्यादा से रहना है। प्रेमचंद के उपन्यास के अधिकांश नायक
आदर्शवादी नवयुवक हैं जो अपनी अंतरात्मा के आवाज पर देश उद्धार के लिए घर से निकल पड़ते हैं। आज की युवा पीढ़ी जिसके लिए पढ़ने का मतलब अपने स्मार्टफोन पर खबरें और फेसबुक पर पोस्ट देखने तक ही सीमित है, आधुनिक मूल्यों की गिरावट हर ओर देखने को मिल रही है। प्रेमचंद का साहित्य इस मायने में आज के युवाओं के लिए पुनर्विचार की और निसंदेह प्रेरणा स्रोत होगा। क्या बात है, बड़ी सटीक बात लिखी है इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि अंग्रेजी साहित्य में जिस तरह शेक्सपियर और उर्दू शायरी में मिर्जा गालिब आधार स्तंभ है, उसी तरह से हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद आधार स्तंभ है। लेकिन हिंदी कहानी यानी कि हिंदी कहानी और उपन्यासों के विकास को प्रेमचंद को आधार बनाकर माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद के पात्र और घटनाक्रम आज उनके जाने के 100 साल बाद भी समाज में मौजूद हैं। कहानी सवा सेर गेहूं के अंत में तो कहा भी गया है कि पाठक इसे कपोल कल्पित न समझें। समाज में आज भी ऐसे लोग हुए हैं और लॉटरी कहानी के बेईमान मित्र हो या गुल्ली डंडा का मित्रों के बीच ऊंचे पद के आड़े आने का मसला, सभी कुछ हमारे आसपास दिखाई देता है। और लिखा है इन्होंने कि मैंने कॉलेज और सार्वजनिक वाचनालय से ढूंढकर सभी कहानियां और उपन्यास पढ़ डाले। इनकी इस बात से हम सबको, मतलब जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि अगर आपके घर पर वो किताब उपलब्ध नहीं है तो लाइब्रेरी जाकर किताब इशू कराएं और पढ़ें जरूर। क्योंकि प्रेमचंद को आपने पढ़ा तो ऐसा लगता है कि हमने अपने समाज के किरदार को जी लिया। और उनकी कहानियों को जब आप पढ़ते जाते हैं तो आपको जिस जगह हम रहते हैं वहाँ के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप अगर पूरे समाज को जानना चाहते हैं तो आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ सकते हैं और आपको बहुत ही सहज तरीके से वो सारी बातें समझ में आ जाती हैं। और खास बात यह है कि महिलाओं के लिए उन्होंने खूब लिखा, और महिलाओं का जब जिस काल में लिखा जहाँ पर महिलाओं को चार दीवारी के अंदर कैद रखा जाता था कि वो बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट प्रथा थी, उस काल में भी, उस दौर में भी उनकी नायिकाओं ने अपने प्राप्त के लिए कदम आगे बढ़ाया और आवाज उठाई कि वो आगे बढ़ी। महिला पात्र भी, उनकी कहानियों के महिला पात्र भी आगे बढ़ी और अपने मतलब आजादी के लिए वो बाकायदा लड़ी। तो प्रेमचंद के बारे में जब हम बात करने चलेंगे तो हमें लगता है कि वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी बातें और बाकी हैं। फिलहाल एक गाना सुन लें जी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया।
बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की कृतियों का हमारे ऊपर एहसान है। हम सब एहसानमंद हैं कि इतना विराट साहित्य वो देकर गए हैं। और हमारे एक श्रोता ने जो टिप्पणी लिखी थी उसमें कुछ बातें बड़ी प्रासंगिक थी, वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। उनकी टिप्पणी तो हमने पढ़ी। इन्होंने लिखा था कि मैंने कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय लाइब्रेरी से जाकर कुछ उपन्यास कहानियां ले आया, और हाई स्कूल में तो हिंदी पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की कहानियां नाम से पुस्तक भी पढ़ाई जाती थी, और बोर्ड की परीक्षा में एक कहानी लिखने के लिए भी आती थी। और बैंक के काम से जब वाराणसी जाना हुआ तब गोरखपुर की ओर जाते समय एक चौराहे पर प्रेमचंद की मूर्ति लगी देखी, जिसके गोल चबूतरे पर प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों के नाम लिखे हुए थे। तो बड़े अच्छा अनुभव उन्हें हुआ होगा। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोदान मेरे मास्टर्स के कोर्स में था, मुझे पढ़ने पर बहुत ही अच्छा लगा और प्रेरणादायक कहानी भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी, और उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। देखिए ना, जितने भी लेखक हुए हैं वो सभी जब भी उनसे कोई बात करें तो किसको पढ़ा है तो सबसे पहले नंबर पर नाम लेते हैं प्रेमचंद का। तो प्रेमचंद की रचनाओं से हम सब शुरुआत करते हैं पढ़ने की, है ना? बिल्कुल। और जब उनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं तो उन्होंने लिखना कब शुरू किया था, ऐसा अगर हम सोचें तो सिर्फ 13 साल की उम्र से ही उन्होंने लेखन प्रारंभ कर दिया था। और शुरुआत में उन्होंने उर्दू में ही नाटक, उपन्यास आदि वो लिखते रहे, और इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो जीवन भर कायम रहा। और शुरुआती रचना जैसे कि उन्होंने उर्दू में की और इसे हिंदी में भी उन्होंने लिखा। और शुरुआती जो रचनाएं थी वो नवाब राय के नाम से वो लिखा करते थे। और जब उनका 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन लिखा उन्होंने, तो ये उस वक्त की देश की जो स्थिति थी, गुलामी में देशवासियों की जो दुख थे, उन सब की बातें यहाँ लिखी गई। और ये बात अंग्रेजी हुकूमत को नागवार रही और उन्होंने उनकी सारी प्रतियां जब्त कर ली, और साथ ही उन्हें ये भी कह दिया कि भविष्य में वो कभी भी नहीं लिखेंगे। और इस नाम से उनकी इसी बात को लेकर उनकी पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी, जो प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में जागरण और हंस पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, और तकरीबन 300 से ज्यादा कहानियां, 18 से ज्यादा उपन्यास उन्होंने लिखे। और उनकी जब मुख्य कृतियों की हम बात करें तो उपन्यास में गोदान है, निर्मला, कफन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा वगैरह। और कहानियों की अगर हम बात करें तो मानसरोवर जो 8 भागों में प्रकाशित हुआ, और नाटक करबला, संग्राम वगैरह। अगर उनकी कृतियों की हम बात करने चलेंगे तो एक लंबी फेहरिस्त है। बस यही कि उन्हें पढ़ना हम सबके लिए पाठ्यक्रम से कम नहीं है। और न सिर्फ उपन्यास, कहानियां आदि उन्होंने लिखी, बल्कि निबंध, पत्र लेखन, लेख जैसी बहुत सी बातें भी उन्होंने, बहुत सी रचना कार्य उन्होंने किया। और साथ ही अनुवाद कार्य और बाल साहित्य का भी एक बड़ा खजाना है उनके साहित्य में। और अगर उनके लेखन की बात करें तो यथार्थवादी हैं, मानवतावादी हैं, और ग्रामीण परिवेश की कहानियां आमतौर पर, खास तौर पर वो उसी ही लिखते रहे, और बहुत ही अच्छी तरह से वो जोड़ते हैं ग्रामीण परिवेश के साथ हमें। बिल्कुल। और वो चरित्र जैसे सामने आ जाता है आंखों के सामने, और उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसका जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन वक्त की ओर देखें हम तो ये लगता है कि बस अब थोड़ी बातचीत करें और एक विराम लेते हैं। उसके बाद फिर हम गाना सुनवाएंगे अपने सखियों और सखाओं को।
विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली, और ब्रेक से पहले हमने क्या वादा किया था? हमने वादा किया था गीत का, बातों का। तो पहले गीत सुन ले जी। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। तो पीपल की तरह हमारा दिल भी कांपता है, और बड़ी सुंदर रचना थी, गोदान फिल्म की रचना थी, और हमने मुंशी प्रेमचंद की बातें की, तो उनकी बातों के साथ ही गाना हमने सुनवाया था। और आज जो हमारा विषय है, क्यों नहीं भाते रिश्तेदार। कई बार रिश्तेदार आते हैं तो खुशियां लेकर आते हैं, और कई बार आते हैं तो मुसीबत लेके आते हैं। अब हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं, पहले हम वही अपने सखियों और सखाओं को बता देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि क्यों नहीं भाते रिश्तेदार। भाई, जब रिश्तेदार बेमेल के होते हैं फिर उनके भाने का सवाल ही कहाँ उठता है। अब जब बेमन का रिश्तेदार ही क्या कोई भी हो, आखिर भा कैसे सकता है। दरअसल मन माफिक वस्तुओं को ही भाने का हमारा स्वभाव हुआ करता है। फिर रिश्तेदार अगर मन माफिक मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि कुछ रिश्तेदार हमें इसलिए नहीं भाते क्योंकि गलतफहमी। अक्सर गलतफहमी के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। ईर्ष्या, किसी की सफलता या खुशी से जलन होना, अवास्तविक अपेक्षाएं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा होती है। और अलग विचारधारा, जब हमारे विचार और मूल्य अलग होते हैं तो रिश्तों में तालमेल नहीं बैठता। पुराने गिले शिकवे, बीते हुए समय की कड़वाहट रिश्तों को खराब कर देती है। इन कारणों से रिश्तेदारों के साथ अनबन हो सकती है, लेकिन हमें अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और अब एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो रिश्ते एक दिखावा बनकर रह गए हैं। रिश्तों में प्यार, लगाव तकरीबन खत्म ही हो गया है। इसका एक कारण ये भी है कि एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार अब कम ही रह गए हैं। जो रिश्तेदारों से घर भरे रहते थे वो अब खाली खाली हो गए हैं।
पहले रिश्तों में जो आपसी जुड़ाव हुआ करता था वो अब औपचारिकता मात्र रह गया है। काम की तलाश में, पैसे कमाने की होड़ में हम अपने कीमती रिश्तों को भुला रहे हैं। ये सही नहीं है। अब तो माँ बाप का रिश्ता भी एक बोझ लगने लगा है। बच्चे उन्हें छोड़कर दूसरे शहरों में या विदेशों में रहने लगे हैं, तो रिश्तों में सहन शक्ति खत्म हो गई है और हर कोई सिर्फ खुद से ही खुश रहना चाहता है और खुद को ही पसंद करता है। ये तो बहुत ही गंभीर बातें हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल कह सकते हैं कि जो विषय है उसकी नब्ज पकड़ ली है। तो क्यों ना एक गीत सुनाकर माहौल को थोड़ा हल्का किया जाए। सुनते हैं ये गाना। समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो बस अपने घर में दाल रोटी खाओ, और जब रिश्तेदार आते हैं तो उनके लिए भी हम यही सोचते हैं कि जो बन रहा है वो खाइए और खुश रहिए, प्रभु के गुण गाइए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है नेहा। जब रिश्तेदार आते हैं तो हम बिल्कुल लजीज व्यंजन बनाने की कोशिश करते हैं, भले ही अपनी सेहत खराब हो जाए इस चक्कर में, क्योंकि अभी क्या होता है, घर की महिलाएं भी दोहरी जिम्मेदारी निभाती, दोहरी तेहरी जिम्मेदारी। तो दफ्तर जाना होता है, उन्हें घर के सारे काम निपटाने होते हैं, और उसके बाद रिश्तेदारों की आवभगत भी
भी करनी पड़ती है। तो आजकल लेकिन जिसे देखो वही कहता नजर आता है कि उन्हें फलाने रिश्तेदार से ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमें रिश्तेदार क्यों नहीं भाते। एक जमाना था जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे और काम के सिलसिले में लोग बाहर जाकर बसने लगे और सभी संयुक्त परिवार छोटे छोटे एकल परिवारों में सिमटने लगे। कुछ इसी तरह की बात हमारे श्रोता ने भी कही थी, है ना। और फिर लेकिन एकल परिवार में जब हम सिमट गए तो भी अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। जैसे संयुक्त परिवार में बहुत सारे रिश्ते हमें मिलते थे जिनसे कभी डांट भी पड़ गई, कभी प्यार भी मिल गया। तो उसी तरह से पड़ोस के लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार हुआ करता था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली में हम आ गए हैं और सगे संबंधियों से दूरी है, पड़ोसियों से भी दूरी हो गई हमारी। तो और हमें भाता नहीं है। बिल्कुल। पड़ोसियों से तो ऐसा संबंध हुआ करता था। हम सब अपने बचपन को याद करें तो पता चला कि पड़ोस का घर भी अपना ही घर लगता था। यहाँ तक कि ये मतलब बगल वाली चाची या बगल वाली काकी भाभी ये सब अपनी ही लगती थी। लगता ही नहीं था कि हमारा घर है। मतलब सुबह उठे और नाश्ता पड़ोस में हुआ। तो बचपन कैसे बड़ा हो गया पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे में जब रिश्तेदार आते थे तो किसी को खबर भी मतलब प्रेशर नहीं महसूस होता था, बोझ नहीं महसूस होता था। और अभी जहाँ एकल परिवार है तो दोहरी तेहरी जिम्मेदारियां परिवार के ऊपर है। घर के सभी सदस्य बाहर जाते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं। तो ऐसे में जब रिश्तेदार आते हैं और वो भी ऐसे मिजाज वाले जिनकी बहुत सारी चाहनाएं होती हैं, बहुत सारी डिमांड होती हैं कि हम ये सब्जी नहीं खाते हैं वो सब्जी खाते हैं, ये पसंद नापसंद, तो फिर ऐसे में फिर मुश्किल पैदा हो जाती है ना। जी, तो वही बात है कि और बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं जब रिश्तेदार, जैसे फोन पर भी अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो फोन पर लगातार कुछ हमारे निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और वो जांच पड़ताल के रूप में ही होता है, सभी नहीं कि मतलब एक होता है कि हम आपस में भी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के विषय में पूछते हैं, लेकिन जब वो पूछताछ करते तो पता चलता है कि कुछ तो जो पुलिस या जानकारी जांच होती है कुछ इस तरह का हो रहा है। जी, खोजबीन की तरह होती है। और कई चीजें होता है कि हम अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं कि बहुत सारी बातें हम नहीं साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में मुश्किल आन पड़ती है ना। बिल्कुल। तो हम रिश्ते तो निभाते हैं लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार, आजकल हमें ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि रहन सहन भी कुछ इस तरह का हमारा हो चुका है कि ना तो हमें किसी की दखल पसंद आती है और ना ही हमें कोई ज्यादा मेहमान चाहिए, क्योंकि सबकी दिनचर्या इस तरह से उलझी हुई है कि एक व्यक्ति भी अगर आता है और जैसा कि आपने कहा कि अगर वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो, बहुत ज्यादा चीजें मान रहा हो और वो ये नहीं समझ रहा हो कि इनके घर की भी एक सेट दिनचर्या है जिससे अलग जाना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब ऑफिस जा रहे हैं, उनका एक समय निश्चित है। तो उस वक्त अगर इस तरह का कोई रिश्तेदार आ जाता है, कई बार रिश्तेदारों को देखा है कि वो इस तरह भी बातें करते हैं कि अरे आपने ये जो व्यंजन बनाया है इसमें ये कम लग रहा है, मतलब इसमें लाल मिर्च न डाल के आपने हरी मिर्च डाल दी है और इसके साथ चटनी नहीं दी है, हमारे घर में तो इसको ऐसे बनाते हैं, हमारे घर में तो इस तरह बनाया जाता है। तो इस पर आपको और खराब लगता है कि एक तो आपने इतना वक्त लगाया और इतनी मेहनत से कोई व्यंजन बनाया है, उसमें आप मेन मेक निकाला जा रहा है। तो ये तो हो गई नेहा रिश्तेदार जो पसंद नहीं आते हैं। पर एक बार ये देखना जरूरी है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। रिश्तेदारों के नजरिए से अगर देखा जाए तो एक रिश्तेदार होने के नाते ये फर्ज हम सबका भी बनता है कि हम उन्हें सहज महसूस करवाएं, साथ ही उन्हें हर कदम पर न टोकें। खासतौर से अगर किसी युवा से बातचीत के दौरान बातचीत हो रही तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक जो पीढ़ी गैप होता है कि मान लीजिए आप बड़ी हैं और आपसे कोई छोटा आया है तो उसे वो तहजीब और वो प्राचीन परंपराएं नहीं पता होती हैं जी। तो आपका फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा उसे बता दें कि हाँ ये ऐसे किया जाता है, तो उसमें आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और सामने वाले को भी। बिल्कुल। और एक रिश्तेदार होने का ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं कि हम सिर्फ पूछताछ करते रहें और किसी बच्चे को हमने फोन कर लिया या वो सामने आ गया तो हम उससे पूछने लगे कितने नंबर आए, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, करियर में क्या लोगे, अभी क्या कर रहे हो, खेलने क्या जा रहे हो। तो इस तरह से जब पूरे समय हम करते तो फिर बच्चे तो कतराने लगते हैं, उन्हें लगता है कि इनके सामने तो पढ़ना ही नहीं है, तो हम कहीं और से चले जाते हैं। और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होती जो हम उससे कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं, जिन बातों में वो सहज होंगी वो भी बता सकते हैं। और अपने घर की उपलब्धियों को या अपने शानो शौकत को जब ज्यादा बताने लगते हैं, शेखी बगाने लगते हैं,
तो भी वो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप आए हैं और इस तरह से बस यही करने अगर आप आए हैं तो बहुत ज्यादा तो किसी को भी पसंद नहीं आता है। और एक श्रोता ने भी कुछ इसी तरह की बात लिखी है, देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि आज से 30-40 साल पहले जब किसी परिवार में शादी होती थी, फूफी फूफा, मामा मामी, मौसा मासी, दादा दादी, नाना नानी उस घर में खुशी का माहौल पैदा कर देते थे। और उस वक्त कोई शादी समारोह के लिए कोई घर अलग से नहीं होता था। शहर की धर्मशाला होती थी जिसमें शादियां होती थी, खाना वहीं बनता था, वही खाते थे और घर में संगीत की धूम मची रहती थी। लोकगीत, नृत्य, वैवाहिक के आभूषण हुआ करते थे। आज जब वो दौर याद आता है और आज जब शादी में किसी अन्य कार्यक्रम में रिश्तेदार आते हैं तो जो 2 दिन से ज्यादा के बाद बोझ लगने लगते हैं। पहले शादी के समय 1 महीना पहले रिश्तेदार घर में आ जाया करते थे और पूरा माहौल भी, वातावरण हंसी खुशी का रहता था। लेकिन यहाँ पर एक बात ये कहना भी जरूरी है कि पहले आपके पास प्रचुर मात्रा में समय हुआ करता था और एक तो फुर्सत होती थी, दूसरी आपकी जो जिंदगी थी बहुत सीमित थी और घर में सब इकट्ठे होते थे, किसी को हड़बड़ी नहीं होती थी कहीं जाने की। अब सब लोग घर में कामकाज वाले हैं, तो अगर 1 महीना पहले से कोई शादी विवाह में आ जाएगा, अब तो शादी के रस्म रिवाज ही जहाँ 6-6, 7-7 दिन शादियां होती थी तो अभी 1 दिन या 2 दिन में खत्म कर दी जाती हैं, क्योंकि उतनी फुर्सत नहीं। अब तो दूल्हा दुल्हन के पास भी वक्त नहीं होता कि शादी की परंपराओं को निभाएं। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, अपने मम्मी पापा से कि 1 दिन बहुत होगा, 1 दिन हम छुट्टी ले लेते हैं शादी के लिए, उसके बाद हम घूमने जाएंगे, है ना जी। क्योंकि सीमित मात्रा में छुट्टी मिलती है सबको ही और सब कामकाजी हैं। और जब पहले जैसे आपने कहा कि बहुत सारी महिलाएं भी घर पे होती थी, बहुत सारे लोग होते थे और सब मिल जाते थे, तो क्योंकि समय ही समय है, काम बढ़ जाता था, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सब्जियां भी छिल रहे हैं, तो उसमें भी आनंद आ रहा है। लेकिन अब तो काम जल्दी जल्दी करने का वक्त आ गया है, तो ऐसे में 1-1 महीने किसी को भी परेशानी होने लगती, खासतौर से अगर वो किसी भी काम में कोई मदद ना कर रहे हो तो। बिल्कुल। और वो जो कामकाज होता था, कामकाज बोझ नहीं लगता था, क्योंकि बोलते बतियाते गीत गौनई के साथ कब खत्म हो जाता था वक्त पता ही नहीं चलता था। और अपनी बातचीत के दौरान इसी तरह गाने बीच बीच में बजते रहे तो हमें भी पता नहीं चलता कि कब 1 घंटा बीत गया। तो ये गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा ओ मामा 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 घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा 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 गगन तिलक दिन गगन तिलक दिन दत्ता गदत्ता गदत्ता मामा ओ मामा ओ मामा 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 सारे गामा पाजानी जानी ने बाबा मामा ओ मामा ओ मांगा रे मामा ओ मामा ओ मामा 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 घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा। जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती। अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है। अरे क्या असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन। ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा ओ मामा 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 घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा। ये
दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं। हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे, सच भाई हुए हैं आज बेगाने, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हाँ हम ही पर ताने कसते हैं। अरे कैसे? असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन? ओ मामा, ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा, ओ मामा। नेहा, कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जो आपसे तरह तरह की फरमाइश भी करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी एक श्रोता कह रही हैं, हमारी सखी, कि आज क्या बनेगा, कल का मेनू क्या है, और जब उनके यहाँ जाओ तो वही बनता है जो उन्हें बनवाना है। क्या कहोगी इस पर? इस पे क्या ही कह सकते हैं, हमें भी फिर वैसे वाले रिश्तेदार बन जाने चाहिए वहां जाकर। कहना चाहिए हमें तो ये पसंद ही नहीं, हम तो ये खाते ही नहीं है, ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। और एक श्रोता की और टिप्पणी है, लिखा है कि आजकल के बच्चे रिश्तेदारों से बहुत कटने लगे हैं, क्योंकि वे पूछते हैं कि कहाँ रह रहे हो, कैसे हो, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब देना पसंद नहीं करते आजकल के बच्चे। और ये सब बेकार की बातें उन्हें लगती हैं, क्योंकि सच कहें तो उनकी व्यस्तताएं भी बहुत सारी रहती हैं, उन पर पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा रहता है, करियर के लिए वो परेशान होते हैं, तो ऐसे में इस तरह की पूछताछ उन्हें शायद नहीं पसंद आती है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुझे तो सारे रिश्तेदार ही फलाने लगते हैं। यानी ऐसे हमने पहले लाइन में कहा था कि फलाने रिश्तेदार से ये परेशानी वो परेशानी है, तो इसी तरह से इन्होंने शायद कहा है। और हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि पहले रिश्तेदार अचानक ही आ जाते थे, पर अब तो फोन से पूछ लेते कि आप लोग घर पर हैं कि नहीं, अगर घर पर होते हैं या नहीं होते हैं तो जाना कैंसिल हो जाता है। डिपेंड करता है कि कौन से रिश्तेदार आ रहे हैं। कुछ रिश्तेदार आते हैं तो पहले से टेंशन भी होने लगता है, और कुछ रिश्तेदार जब अपनी सूचना देते हैं आगमन की तो खुशी होती है, तो हम बाकायदा घर सजाते हैं, फूल गुलदान लगाते हैं कि हाँ घर कितना अच्छा लगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज रिश्तेदारों की बात हुई तो मजबूर हो गई कुछ कहने के लिए। रिश्तेदार आए कि ये तो हमारी पुरानी और अपनेपन की परंपरा का निर्वहन है, पर आजकल कुछ ऐसी मानसिक स्थितियां हो रही हैं कि अब मेहमान का आना अच्छा लगता है, पर बाथरूम वगैरह अब कोई शेयर नहीं करना चाहता, और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो चाहते हुए भी मेहमान को बाहर ही ठहराने की व्यवस्था करते हैं। और हमारे एक और साथी ने लिखा, क्यों नहीं भाते रिश्तेदार, क्योंकि आ जाए तो फिर उठने का नाम नहीं लेते रिश्तेदार। और आगे लिखते हैं कि क्यों नहीं भाते रिश्तेदार, क्योंकि आजकल फल फ्रूट नहीं लाते रिश्तेदार। लाते तो हैं फिर भी कई बार नहीं भाते हैं। और कुछ एक ने लिखा है, एक श्रोता ने, कि ऐसी बात नहीं कि रिश्तेदार नहीं भाते, बहुत भाते हैं। कभी कुछ खट्टा मीठा चलता रहता है, कुछ उनकी गलतियां, हमारी नादानियां, फिर बिना रिश्तेदार के समाज कैसा कहते हैं, फिर भी हाल में मुस्कुराकर, हर हाल में मुस्कुराकर रिश्तेदारी पड़ेगी निभानी। एकदम से तो मुंह नहीं मुड़ा जा सकता ना। और हमारी एक और साथी कह रही हैं कि भाई जब रिश्तेदार बेमेल के होते हैं फिर उनके भाने का सवाल ही कहाँ उठता है, और अब बेमेल का रिश्ता है तो कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसा कह रहे हैं। और अब अगर व्यंजन की बात न करें तो ये रिश्तेदारी पूरी कैसे होगी, जब तक कुछ बना के खिलाएंगे नहीं तो रिश्तेदार खुश कैसे होंगे। हाँ, तो रिश्तेदार जो दिन रात पूछते रहते हैं ना कि क्या बनाना है, क्या बना है, क्या बन रहा है, मेनू जब पूछते हैं तो उस तरह से हमें रिश्तेदारी निभानी पड़ती है और बनाना पड़ता है। हमारे एक साथी ने तो एक सूप की रेसिपी भेजी है। वो कह रहे हैं कि 1 कटोरी गर्म सूप बनाने के लिए मानसून में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है। ये मौसम न सिर्फ खुशियां लेकर आता है बल्कि हवा में ढेर सारे फ्लू और वायरस भी लेकर आता है। हेल्दी सूप का 1 कटोरा दोनों काम पूरे करेगा। फ्लू को दूर करने के लिए आपको जबरदस्त जायका देने से सूप कारगर साबित होगा। बस उन्होंने कहा है कि वेज सूप बनाना है, उन्होंने रेसिपी नहीं बताई तो हम बता देते हैं कि जो भी आपको सब्जियां पसंद हैं, जैसे कि बीन्स होती हैं
और आप गाजर डाल सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो थोड़ा टमाटर ले सकते हैं। तो इन सबको आप थोड़ा पका लीजिए, हल्का सा तेल या थोड़ा सा वो डालकर आप इसे अच्छी तरह से भून लें थोड़ा सा, और उसमें पानी डाल दें। तो यहाँ आप चाहें तो लहसुन और अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब थोड़ा सा ये पक जाए तो इसे आप पीस लीजिए और फिर उसके बाद नमक वगैरह डाल के पी सकते हैं। या चाहे तो अलग अलग तरह से सूप भी बनते हैं। हमारे साथी ने सूप कहकर सूप की रेसिपी नहीं दी हमें। सूप फायदेमंद बहुत होता है। जब खास तौर से आपको डाइजेशन की समस्या हो या पेट की कोई समस्या हो तो सूप पी ले तो एनर्जी भी बनी रहती है और एक तरह से फूड भी मिल जाता है। तो सूप कहते हैं खाने से पहले वो पाचन का काम करता है। तो खाने से पहले शायद यही परंपरा है कि सूप लिया जाता है खाने से पहले। और एक रेसिपी और बता दी जाए, मूंग दाल के पकौड़े बनाने की रेसिपी, क्या ख्याल है? बिल्कुल बतानी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, पकौड़ियों की बातें ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मूंग दाल के पकौड़े तो सबको अच्छे लगते हैं। तो बिना छिलके वाली मूंग दाल ले लें। सामग्री पहले बता देते हैं। और 1 कप धनिया का बीज कुटा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई और आधी टीस्पून हरी मिर्च कटी हुई और 1 टेबल स्पून तेल, तलने के लिए नमक, स्वाद के अनुसार नमक ले लें। और मूंग दाल पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को साफ करके धो लें, फिर उसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद साबुत धनिया और काली मिर्च दरदरी कूट लें। इसके बाद हरी मिर्च के बारीक टुकड़े कर लें और तयशुदा समय के बाद भिगोई हुई मूंग दाल को छन्नी में डालकर जो एक्स्ट्रा पानी है, अतिरिक्त पानी, उसे निकाल दें। इसके बाद दाल और हरी मिर्च को मिक्सर में डालकर पीस लें, फिर दरदरा पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें कि दाल का बहुत ज्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है। अब तैयार पेस्ट को एक गहरे बाउल में डालें और उसमें धनिया बीज, दरदरी पिसी हुई काली मिर्च डालकर मिलाएं। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और उसे मिला लें, अच्छे से फेंट लें एक तरह से। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो तैयार मिश्रण को थोड़ा थोड़ा हाथों में लेकर पकौड़े बनाकर कढ़ाई में डालती जाएं। अब पकौड़े तब तक तलें जब तक कि दोनों ओर सुनहरे होकर क्रिस्पी ना हो जाएं। इसके बाद प्लेट में उतार लें। इसी तरह सारे घोल से क्रिस्पी मूंग दाल पकौड़े तैयार कर लें और इसे हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ खाएं। तो ये तो खा सकते हैं। और खाएंगे तो फिर गीत तो सुनेंगे। हाँ, गाना अगर साथ में चलता रहे बैकग्राउंड में तो कितना अच्छा रहे, बड़ा आनंद है। और सखी सहेली से जो गाना प्रसारित होता है तो स्वाद दोगुना हो जाता है। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों। और हम जो पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी,
देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। तो नेहा, बस आज की हमारी और तुम्हारी मुलाकात भी इतनी ही है, और सखियों सखाओं के साथ अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कुछ कहना चाह रही हो? नहीं, बस अब क्या कह सकते हैं, वक्त ने कह दिया कि वक्त नहीं है। तो फिर लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।